दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ समझना होगा इसके बारे में। बहुपद की घात क्या होती है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, और बहुपद की संख्या क्या होती है, चरों की संख्या क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात, इसके बारे में हमें कुछ समझना है। फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपसे बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं बहुपद के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं अचर राशियां क्या होती हैं। अचर लिख लेते हैं, अचर राशियां। ठीक है, अचर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनके मान स्थिर होते हैं, अर्थात बदलते नहीं हैं। जैसे हमने लिख दिया 1, 2, या बोलते 5, 6, 7, यहाँ 3, 4 कुछ भी हो, अंक में भी कोई हो, अगर इनका मान कहीं बदलता नहीं है। ये सोचो कहीं 1 लिखा है तो हम उसको 2 तो लिख नहीं सकते, कुछ 3 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये मान सदैव स्थिर रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। तो अचर क्या होते हैं? अचर वे राशियाँ होती हैं जिनके मान स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं हैं। 1, 2 कहीं लिखा है तो 1, 2 ही लिखा रहेगा, उसका मान कहीं नहीं बदलता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, कोई भी अंक में कोई भी गिनती कर ले, वो हमारी अचर राशि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चर राशि के बारे में समझ लेते हैं। चर राशि, चर राशि क्या होती है? वे राशि जिनके मान बदलते रहते हैं। ए बी सी डी का कोई अक्षर कर लें, ए कर लें, बी कर लें, सी कर लें, एक्स वाई कर लें, ये हमारी सभी चर राशि हैं। क्यों चर राशि हैं? देखो, कहीं पे हम x का मान निकालते हैं 1 आता है, कहीं पे x मान किसी भी क्वेश्चन में 2 मान आता है, वो मतलब x का मान ए बी सी डी, ये जो चर राशि हैं इनका मान बदलता रहता है। तो चर राशि हमारी क्या है? वे राशि जिनका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो ये हमारे मान, इनका मान बदलता रहता है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी चर राशि हो गई। इसमें कोई भी ए बी सी डी का अक्षर ले लेंगे, ए डी एफ सी डी, कुछ भी ले लेंगे, वो हमारी चर राशि हो जाए। ठीक है, इनका मान हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में बदलता रहता है, कहीं x निकालते हैं, कहीं 5 निकालते हैं, कहीं 4 निकालते हैं, कहीं 6 निकालते हैं, तो इसका मान क्या है? स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। अब हम समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और इन दोनों, ये चर हो गया हमारा, ये अचर हो गया, दोनों को मिला देंगे तो हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चर और अचर के मिलने से जो बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा इसमें अचर क्या है? अचर हमारा ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ले लेंगे, जैसे हमने एक्स ले लिया, और इसमें अचर क्या है? अचर हमारा ये 1, 2, 3, 4 ये हमारे अचर होते हैं। तो इसमें अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा ये 2x क्या हो जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया 5a, तो हमारा क्या हो गया? ये बीजीय व्यंजक हो गया। चर और अचर को हमने मिला दिया तो हमारा क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। अब यहीं पे हम लिख देंगे 4x+5। देखो, इसमें हमने 5 कर लिया, लेकिन हमारा जो चर है और अचर दोनों मिलके बने हुए हैं ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे और भी लिख ले रहे हैं, हमने लिख लिया रूट में लिख रहे हैं √3y कर रहे हैं। देखो, हमारा ये हमारा अचर है और ये हमारा क्या है? चर है। तो दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ते हैं? √3y पढ़ते हैं। तो √3y हमारा क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो आपको बीजीय व्यंजक के बारे में समझ में आ गया कि चर और अचर को मिलने से जो बनता है वो हमारा बीजीय व्यंजक होता है। अब आगे हम समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद, देखो बहुपद क्या होता है, पहले हम इसको भी इसमें परिभाषित कर देते हैं। ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक, जो चरों की घात होती है, सदैव पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पूर्ण संख्या जो होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक।
पूर्ण संख्या में हमारा जीरो भी होता है, और बोले प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या तो उसमें क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या में हमारा जीरो भी होता है। किसी बहुपद किसी भी चर का घात अगर हम जीरो कर देंगे तो उसका मान एक होता है। किसी भी अंक का घात अगर हम जीरो कर देंगे तो उसका मान एक होता है। ये समझ लेना, किसी की भी घात अगर जीरो होती है तो उसका मान एक होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसमें जीरो भी काउंट करते हैं। तो जैसे हमने समझ लिया, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये हमने पूर्ण संख्या इसमें समझाने के हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक है। जो बहुपद वही होगा जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होगी, हम उसी को बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो घात हो या एक घात हो या दो हो या डट अनंत तक होनी चाहिए, ठीक है। चर की घात, चर मतलब ए बी सी डी के अक्षर जो घात होते हैं उनकी घात जो है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बहुपद बोलेंगे। जैसे हमने लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इसमें इसमें हमारी जो घात दी हुई, कितने चर की घात कितनी दी हुई, दो दी हुई है ना। यहाँ पे हमारा दो है ना बहुपद, देखो पूर्ण संख्या में हमारा ये दो है, तो ये इसमें x की घात कितनी दी है, एक दी है। इसमें दो है, इसमें एक है, तो देखो ये पूर्ण संख्या में आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5। अब देखो जो हमारी घात है चर की, चर क्या है, x है हमारा, तो देखो इसमें जो घात है चर की वो हमारी पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में तो तीन, घात तीन है, तीन है पूर्ण संख्या, इसमें घात क्या है, दो है, तो दो पूर्ण संख्या है, तो हमारा ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जैसे समझा रहे हैं 2 - 5x, जिसमें घात कितनी है चर की, देखो चर की घात क्या है, एक है, लेकिन एक लिखा नहीं होता, हम घात एक ही समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे चर की घात एक है, चर हमारा एक जो घात होती है वो पूर्ण संख्या है, हाँ एक पूर्ण संख्या होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं बहुपद क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बहुपद नहीं होते हैं जो उनके बारे में समझ नहीं है बहुपद। जैसे हमने लिख दिया 1/y-5। देखो ये हमारा y जो हम यहाँ पे आपको देखो याद रखना है, जो हम नीचे जो हमारा बटे में होगा, हर में जो अगर कोई भी चर लगा होगा तो हम समझ जाएंगे वो हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस हो जाती है, ठीक है। अब माइनस हो जाती है तो देखो माइनस हमारा कहूँ भी भाई पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता, तो ये हम अगर ऊपर अंश में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाए। जैसे हम लिख रहे हैं आपको 1/x, अब 1/x पूछेंगे तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो इसकी घात एक होती है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे x - 1 हो जाएगा, x - 1 कहीं भी पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये देखो हमने बोला चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, -1 कहीं है पूर्ण संख्या में नहीं है ना, तो ये हमारा जो x की घात -1 है ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3y की घात 2/3 कर दे रहे हैं, प्लस y की घात 1/2 कर दे रहे हैं, और प्लस 5 कर दे रहे हैं। अब इसको बताओ ये हमारा बहुपद है कि नहीं। देखो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात देखो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या इसमें क्या घात है, 3/2 है, इसमें कहीं भी पूर्ण संख्या में 3/2 नहीं है ना, ये इसमें घात 1/2 है, हमारा बटे में पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं √3y इसी के अंदर लगा है, ठीक है, y+5। अब देखो इसमें y में हमारा रूट लगा हुआ है ना, और रूट की घात की वर्गमूल की घात होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ y की घात क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख देंगे, y 1/2 प्लस 5 कर देंगे। अब देखो एक y जो चर है हमारा y, उसमें घात क्या है, 1/2 है। अब पूर्ण संख्या में जो 1/2 पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5√y + 4, ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा 5 अलग है, ठीक है, इसमें ये केवल रूट वर्गमूल लगा हुआ है नहीं। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको 5 और y, यहाँ रूट की घात क्या होती है, 1/2 होती है, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे रूट में नहीं है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे +4। तो इसको हम क्या, देखो यहाँ पे हमारा पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आपको ये अच्छे को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझ रहे हैं चरों की संख्या क्या होती है, चरों की संख्या, चरों की संख्या। अब देखो चरों की क्या संख्या, क्या कोई भी बहुपद हमारा लिखा हुआ है उसमें कितने चर हैं, वेरिएबल हैं, हमें वही समझना है। चरों की संख्या, चर हमने बता दिया है, इसको हम चर बोलते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर हो, इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, 1 2 3 4 जो भी होता है, ठीक है। तो देखो हमने चरों की संख्या कैसे निकालनी है, जैसे हमारा कोई बहुपद लिखा हुआ है 3x² y प्लस मान लिया 5xy प्लस
4 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बताना हमारे चर कितने हैं। अब ये समझ जाओ चर होते हैं जो ABCD के अक्षर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे x एक चर है, y भी एक चर है, x एक चर है, y भी एक चर है। तो यहाँ पे हमारे देखो एक चर दो चर, और ये भी इसमें भी x y ये दोनों सेम है। तो यहाँ क्या है, दो हमारे कितने चर हैं, दो चर है ना। तो इसको हम इसमें अगर चरों की संख्या चर बोलेंगे तो चर हमारे कितने हो जाएंगे, चर हमारे दो हो जाएंगे। अब हम और एक बहुपद लिख रहे हैं जैसे 3xyz प्लस 5। अब इसमें बताओ हमारे कितने चर हैं, हमारे तीन चर हैं, x हो गया, ये हो गया, y z हो गया। तो एक्स वाई जेड ये हमारे तीन चर हैं ना। तो इसमें हमारे कितने चर हैं, तीन चर हैं। अब हम जैसे लिख दे रहे हैं 3x प्लस 5। अब इसमें बताओ हमारे कितने चर हैं, इसमें हमारे एक चर है, क्योंकि केवल x बस है ना, तो वो हमारा चर है। अब यहाँ पे आप चर समझ गए होंगे कि चर मतलब जो भी ABCD के अक्षर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है वो हमारे चर होते हैं। बस हमें बहुपद में उन्हीं को गिन लेना है, बस वही बता देना हमारे चर कितने हैं। अब हम समझ रहे हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, अब देखो बहुपद की घात क्या होती है। सबसे पहले हमें बहुपद जो लिखा हो उसको देखना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3x² प्लस 5y प्लस 5। अब देखो यहाँ पे हमें बहुपद की घात निकालनी है। यहाँ पे हमारा चर x है और एक चर हमारा y है, डबल चर लगे हुए हैं ना। तो बहुपद की घात हमें ये यहाँ याद रखना है, चरों की मैक्सिमम जो घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं चरों की अधिकतम घात। जो चरों की दोनों कोई भी चर हो जिसकी सबसे अधिकतम घात होगी वही हमारी चरों बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी x की घात 2 है। तो यहाँ पे समझो सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी घात बहुपद की घात इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जैसे हम और आपको लिख दे रहे हैं 9x² प्लस 4x प्लस 3। इसमें हमारा की क्या है, इसमें हमारी सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे हम लिख रहे हैं 4x की घात 5 प्लस 3x। इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, 5 है ना। तो हमारे बहुपद की घात इसमें क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे और भी आपको हम लिख के बता दे रहे हैं x की घात 2 y की घात 3 प्लस 4x और कर रहे हैं प्लस 5। अब देखो ये थोड़ा से अलग है, ये आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा देते। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, चर चर मल्टीप्लाई में है ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना होता, अलग लिखे होते हैं प्लस लगा के या माइनस लगा के, तो हम इसको क्या पता है क्या करते, जिसकी अधिकतम घात होती बस उतना लिख देते। यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का जो होगा वो जुड़ जाएगी, घात दोनों की जुड़ जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई में इसीलिए इसकी घात जुड़ जाएगी। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इन दोनों को जुड़कर घात मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको और एक समझा दे रहा हूँ 4x की घात 3 प्लस 5y² प्लस 3। इसमें अधिकतम घात कितनी है बहुपद की, 3 है, ठीक है। क्योंकि अधिकतम घात बहुपद चर की कितनी है, 3 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम समझ रहे हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक बहुपद समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं रैखिक बहुपद। अब देखो रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसमें हमें समझना है बहुपद की घात 1 हो, ठीक है। या बोल सकते हैं चर की घात मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बारे में आगे लिख रहे हैं, आपको लिख दे रहे हैं जब भी आपको समझ में, चर की घात मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना। या करके आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे बहुपद की घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3a प्लस 5। यहाँ पे जो चर है उसकी घात कितनी है, 1 है ना। अब बहुपद पूरे बहुपद की घात देखेंगे तो भी 1 ही होगी। जैसे हमने लिख दिया y प्लस 5। जो चर है हमारा y उसकी घात कितनी है, 1 है। तो बहुपद की घात अगर देखेंगे तो पूरे की घात 1 ही निकलेगी। जब चर की मैक्सिमम घात 1 है तो बहुपद की भी घात 1 ही होगी। अब जैसे हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5x प्लस 4। इसमें हमारे x की घात 1 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गएगा रैखिक बहुपद जिसमें हमें चर की घात मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें बहुपद की घात जो होती है चर की घात वो होती 2 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना बहुपद की घात या चर की घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे 3x² प्लस 5, 4x²
यहाँ पे एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है, वाई भी कर सकते हैं, वाई की घात 2 प्लस 3 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये हमारा मतलब मैक्सिमम जो बहुपद की घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये चर की मैक्सिमम जो घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, बहुपद की घात केवल 2 होनी चाहिए, वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे x³ प्लस 4x, ये हमारा क्या है? बहुपद की घात कितनी है? 3। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जैसे हम लिख दे रहे हैं 4y³ प्लस 5, जैसे लिख दे रहे हैं 6a³ प्लस 4। यह हमारा क्या है? ये हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि आज मैक्सिमम चरों की संख्या, चरों की घात कितनी है? 3 है। अब बहुपद की घात देखेंगे तो भी हमारी 3 ही निकलेगी। अब आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं शून्यांक के बारे में, थोड़ा सा जान ले रहे हैं। आगे चैप्टर प्रश्नावली 2.2 जो है वो हमारा शून्यांक से रिलेटेड है। शून्यांक देखो, कोई भी बहुपद जैसे हमारा दिया हुआ है, ये वाला बहुपद दिया हुआ है x³ प्लस 4x, ये बहुपद जो हमारा दिया हुआ है, इसके हम जब मान निकालेंगे, जब हम शून्यांक निकाल लेते हैं तो बहुपद बराबर हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके जो मान निकालेंगे, x कोई भी मान निकलेंगे, वो हमारे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे मान निकले वो हमारे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 होना चाहिए, ठीक है। हम शून्यांक निकालने के लिए हम बहुपद बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे px की बात कर रहा है ना, यहाँ पे px को ये समझो, जो px है x के बारे में बोल रहा है, बहुपद में x के बारे में ही आगे बोल रहा है। जो बहुपद है वो x के पदों में है, ठीक है। जब px की बात करे, अगर यहाँ पे py की बात करता है तो समझ जाओ बहुपद में जो आगे py चर जो है वो y है, ठीक है। यहाँ पे x की बात कर रहा है तो हमें x अक्ष में देखना है। जो हमारा ग्राफ में x अक्ष में कहीं भी काटे तो हम समझ जाएंगे कि हमें जितनी बार काटे शून्यकों की संख्या उतनी बार हो जाएगी। अगर py के बारे में बोलता है, हम y वाले में देखते कितनी बार काट रहा है, तो देखो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष को कहीं भी नहीं काटता है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक बार काटता है x अक्ष को, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे काट रहा है ना, तो हमारे देखो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। इस वाले में देखो x अक्ष को कितनी बार काटता है? यहाँ पे एक बार काटता है, और यहाँ पे एक बार काटता है, और यहाँ पे एक बार काटता है। तो इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, वो सॉरी 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 बार काट रहा है ना। अब आगे देख ले रहे हैं, चौथे नंबर में देखो, यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काटता है? एक बार ये काटता है, एक बार ये काटता है, मतलब 2 बार काट रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगी? इसमें शून्यकों की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो इसमें हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? जितनी बार x अक्ष के बारे में, px के बारे में बोल रहा है, तो देख लेते हैं px अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो यहाँ पे तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष को 3 बार काट रहा है। यही सिंपल से इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था, ठीक है। अगर यहाँ पे पी वाई की बात करता है तो हम y अक्ष को देखते कितनी बार काट रहा है, ठीक है। अब जो अगली प्रश्न वाली है हमारी 2.2, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और बता दें, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।